नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एके बायोलॉजी जोन में। आज हम चर्चा करेंगे आर्थिक वनस्पति विज्ञान इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत तेल उत्पादक पौधों ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में। और अगर हम थोड़ा गहराई से सोचें। हाँ, गहराई से मतलब थोड़ा अलग नजरिए से। बिल्कुल, मतलब एक घातक जैविक हथियार, हवाई जहाज के इंजन और हमारे बाथरूम में रखे नहाने के साबुन में भला क्या समानता हो सकती है? सतह पर देखने से तो लगेगा कि कुछ भी नहीं। वही तो, लेकिन आज की हमारी ये विस्तृत चर्चा इसी रहस्य से पर्दा उठाएगी। मतलब ये सभी चीजें एक ही इवोल्यूशनरी या कहें विकासवादी तरकीब से संचालित होती हैं, और वो है पौधों की वसा यानी प्लांट फैक्ट। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। हाँ। क्योंकि जब हम आर्थिक वनस्पति विज्ञान या इकोनॉमिक बॉटनी की बात करते हैं ना, तो अक्सर लोग इसे बस फसलों और उनके उपयोग की एक नीरस सी सूची मान लेते हैं। हाँ, कि बस इस रट लो कि कौन सा पौधा क्या देता है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये मानव सभ्यता की सबसे बड़ी चोरी या आप हेस्ट की कहानी है। चोरी मतलब कैसे? देखिए, लाखों सालों के विकासवाद के दौरान पौधों ने अपनी अगली पीढ़ी के लिए ऊर्जा को वसा या तेल के रूप में सहेजने के बहुत शानदार तरीके विकसित किए। उन्होंने अपनी तिजोरियां बनाई। अच्छा, और इंसानों ने उन तिजोरियों को तोड़ दिया? एकदम सही। हाँ। इंसानों ने सदियों के प्रयोगों के बाद उन तिजोरियों को तोड़कर उस ऊर्जा को अपने इस्तेमाल में लेना सीख लिया। तो आज हम जिन 4 पौधों का विश्लेषण करने जा रहे हैं ना, सरसों, नारियल, अरंडी और मूंगफली, वे सिर्फ पौधे नहीं है बल्कि प्रकृति के बेहतरीन इंजीनियर हैं। तो चलिए इस विकासवादी खेल और इंसानी चालाकी की कहानी शुरू करते हैं। हमारा पहला अध्याय है रासायनिक युद्ध या केमिकल वॉरफेयर। बहुत बढ़िया नाम दिया आपने इसे। है ना? और इसका नायक है हमारी रसोई का सबसे आम चेहरा, सरसों, जिसे वनस्पति विज्ञान में ब्रासिका स्पीशीज कहते हैं। हाँ, ब्रासिका स्पीशीज। अगर हम इसके वितरण की बात करें तो ये शीतोष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का पौधा है। भारत, चीन, कनाडा इसके प्रमुख उत्पादक हैं। मतलब भारत में सर्दियों में राजस्थान, यूपी, हरियाणा और एमपी के खेतों में जो वो पीली चादर बिछी होती है ना। हाँ, सरसों के खेतों की वो मशहूर पीली चादर। बिल्कुल, वो इसी सरसों की होती है। और वनस्पति विज्ञान के नजरिए से देखें तो सरसों ब्रासिसेसी कुल का सदस्य है। इस पौधे में इसके फल की एक बहुत खास भूमिका होती है। अच्छा, फल की? हाँ, जिसे सिलिक्वा कहा जाता है। सिलिक्वा? जी, ये एक प्रकार का सूखा फल है। होता क्या है कि जब ये पक जाता है तो इसके 2 हिस्से एकदम झटके से खुल जाते हैं, जैसे कोई स्प्रिंग लगाओ। बिल्कुल वैसा ही। इसे हम डेहिसेंस कहते हैं। और फिर अंदर से छोटे छोटे गोल बीज बाहर आ जाते हैं। प्रकृति ने इन नन्हे बीजों के अंदर करीब 30 से 45% तक तेल का भंडार छिपा रखा है। 30 से 45%? ये तो काफी बड़ा हिस्सा है। मतलब हम इसका उपयोग खाना पकाने, अचार बनाने और मसालों में तो करते ही हैं। और जो खली बच जाती है, जिसे ऑयल केक कहते हैं, वो पशुओं के लिए बहुत अच्छा चारा बन जाती है। हाँ, वो हाई प्रोटीन चारा होता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। पूछिए। सरसों के तेल की सबसे बड़ी पहचान उसका वो तीखापन है। मतलब जब भी सरसों के तेल में छौंक लगता है ना, तो पूरे घर को पता चल जाता है। बिल्कुल, सबको खांसी आने लगती है। हाँ, वो तीखी गंध सीधे आंखों और नाक में लगती है। हमारे नोट्स की स्लाइड में इसे द पंजेंसी फैक्टर कहा गया है, और इसके लिए एलिल आइसोथियोसाइनेट नामक रसायन को जिम्मेदार बताया गया है। जी, एलिल आइसोथियोसाइनेट। तो मैं ये सोच रही थी कि पौधा ऐसा क्यों करेगा? मतलब क्या वो जानबूझकर खुद को इतना कड़वा बना रहा है? ये तो पौधे के बिल्ट इन पेपर स्प्रे जैसा हो गया। आपने बिल्कुल सही शब्द पकड़ा, पेपर स्प्रे। यहीं पर पौधों की स्मार्टनेस सामने आती है। सीधी सी बात है, पौधे भाग तो सकते नहीं है। हाँ, वो तो अपनी जगह खड़े रहेंगे। तो जब कोई शाकाहारी जानवर या कीड़ा उन्हें खाने आता है, तो वे इन्हीं रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। सरसों का पौधा असल में एक बाइनरी वेपन सिस्टम का उपयोग करता है। बाइनरी वेपन मतलब 2 हिस्सों वाला हथियार? एकदम सही। पौधे की कोशिकाओं के अंदर 2 अलग-अलग चीजें होती हैं। एक रसायन होता है जिसे ग्लूकोसाइनोलेट कहते हैं, और एक एंजाइम होता है जिसे मायरोसिनेज कहते हैं। ओके। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कोशिका के अंदर अलग-अलग कमरों या कंपार्टमेंट्स में सुरक्षित रखे जाते हैं। अच्छा, तो मतलब जब तक पत्ती या बीज साबुत है तब तक कोई तीखापन नहीं होता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही कोई कीड़ा या जानवर उस बीज को चबाता है, तो वो कोशिका टूट जाती होगी। हाँ, दीवारें टूट जाती हैं, वो कमरे टूट जाते हैं और एंजाइम उस रसायन के साथ मिल जाता है। जैसे ही वे मिलते हैं
तुरंत एक रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जिससे वो एलिल आइसोथियोसाइनेट गैस पैदा होती है। ओ, तो कीड़े के मुंह में बॉम्ब फूट जाता है। बिल्कुल, ये गैस कीड़े के लिए एक बहुत तेज पेपर स्प्रे की तरह काम करती है और वो तुरंत उस पौधे को छोड़ देता है। यार, ये तो कमाल का बायोलॉजिकल ट्रैप है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस पेपर स्प्रे को पौधे ने कीड़ों को भगाने के लिए अरबों साल में विकसित किया, हाँ, इंसानों ने क्या किया? हमने उसे अपने अचार का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मतलब इंसानी इवोल्यूशन ने हमें उस तीखेपन का आनंद लेना सिखा दिया। और यही इकोनॉमिक बॉटनी का असली सार है। हम पौधों के रक्षा तंत्र को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लेते हैं। बिल्कुल सही। तो रासायनिक रक्षा तंत्र से बात समझ आती है, लेकिन क्या हो अगर किसी पौधे को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई विशाल समंदर पार करना हो? ये एक अलग ही चुनौती है। और यही एंट्री होती है हमारे दूसरे नायक की, नारियल, जिसे वैज्ञानिक भाषा में कोकस न्यूसीफेरा कहते हैं। मतलब सरसों के खेतों से निकलकर अगर हम तटीय क्षेत्रों की ओर जाएं, तो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के समुद्र तटों पर हमें नारियल के ऊंचे पेड़ नजर आते हैं। जी, और नारियल एरिकेसी कुल का सदस्य है, जिसे पाम या ताड़ परिवार भी कहते हैं। हाँ। लेकिन अगर आप सरसों या किसी भी अन्य सामान्य बीज से इसकी तुलना करें, तो नारियल पूरी तरह से एक अलग इंजीनियरिंग का नमूना है। वो कैसे? देखिए, सामान्य बीजों में जो तेल होता है ना, हाँ। वो उनके बीज पत्रों या कॉटिलेडन्स में होता है। लेकिन नारियल का तेल उसके भ्रूणपोष या जिसे हम खोपरा कहते हैं, उसमें जमा होता है। अच्छा, भ्रूणपोष में? हाँ, भ्रूणपोष वो ऊतक है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देता है। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है बताए? इस भ्रूणपोष में तेल की मात्रा 60 से 70% तक होती है। रुकिए, 60 से 70%? ये किसी भी बीज के लिए एक बहुत बड़ा ऊर्जा भंडार है। बिल्कुल, बहुत विशाल है। मतलब आधा से ज्यादा हिस्सा तो सिर्फ वसा ही है। यह तो एक चलते फिरते सुपरमार्केट जैसा है। हम इसका खाद्य तेल के रूप में, हेयर ऑयल में और कॉस्मेटिक्स में जमकर इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हर जगह इसका उपयोग है। लेकिन क्या इसी भारी मात्रा के कारण इसका साबुन और सौंदर्य प्रसाधनों में इतना अधिक व्यावसायिक उपयोग होता है? इस भारी मांग और इस विशाल तेल भंडार के पीछे बस एक ही कारण है, और वो है नारियल का एवोल्यूशनरी मिशन। मिशन? हाँ, नारियल को सिर्फ अपनी ही जमीन पर नहीं गिरना होता है। उसे अक्सर समुद्र की लहरों के साथ खारे पानी में महीनों तैरकर किसी अनजान, बंजर, रेतीले तट तक पहुंचना होता है। और वहां तो उसे मिट्टी से शुरुआत में कोई पोषण नहीं मिलेगा। एकदम सही। इसीलिए पेड़ उस नारियल के अंदर एक पूरा का पूरा बायोलॉजिकल एस्केप पॉट तैयार करके भेजता है। वो जो 60-70% तेल है ना, वो उस छोटे से भ्रूण के लिए महीनों का भोजन होता है। अरे वाह! तो वो एक तरीके से अपना खुद का टिफिन बॉक्स लेकर समंदर में उतरता है। बिल्कुल, टिफिन बॉक्स बहुत अच्छा उदाहरण है। और रही बात आपके साबुन उद्योग वाले सवाल की, हाँ, वो साबुन वाली बात। तो नारियल के तेल में लॉरिक एसिड नामक फैटी एसिड की मात्रा बहुत अधिक होती है। लॉरिक एसिड? ओके। जब इस तेल को कारखानों में सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी क्षार के साथ मिलाया जाता है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसे सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सैपोनिफिकेशन मतलब साबुन बनने की प्रक्रिया। हाँ, और लॉरिक एसिड की रासायनिक संरचना कुछ ऐसी है कि सैपोनिफिकेशन के बाद बनने वाला साबुन बहुत जल्दी पानी में घुलता है और बेहतरीन झाग पैदा करता है। ओह, तो झाग बनाने के लिए लॉरिक एसिड जिम्मेदार है? बिल्कुल, यही कारण है कि अच्छे नहाने के साबुनों और शैम्पू में नारियल तेल एक मुख्य सामग्री होता है। मतलब प्रकृति ने समुद्र के खारे पानी में सरवाइव करने के लिए जो फैटी एसिड बनाया, इंसान ने उसका उपयोग अपनी त्वचा की सफाई और झाग बनाने के लिए कर लिया। इंसान बहुत स्मार्ट है। वो तो है, लेकिन चलिए खाद्य तेलों और सौंदर्य प्रसाधनों की सुरक्षित दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं, क्योंकि वनस्पति विज्ञान का एक डार्क साइड भी है। ओह, डार्क साइड। हाँ, हमारा तीसरा पौधा है अरंडी या कैस्टर। वैज्ञानिक नाम रिसिनस कम्युनिस। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पनपता है, खासकर भारत के गुजरात और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में। अरंडी यूफोर्बिएसी कुल का सदस्य है और इसके बीजों में भी काफी अच्छी मात्रा में लगभग 40 से 60% तक तेल पाया जाता है। 40 से 60%? हाँ, इसके उपयोगों की सूची बहुत लंबी है। सदियों से इसका उपयोग एक रेचक या लैक्सेटिव के रूप में, यानी पेट साफ करने की दवा के तौर पर होता आ रहा है। हाँ,
कैस्टर ऑयल तो दादी नानी के नुस्खों में बहुत आम है। बिल्कुल, और आजकल ये उच्च श्रेणी का औद्योगिक स्नेहक यानी इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट, पेंट, कॉस्मेटिक्स और यहाँ तक कि बायोडीजल का भी मुख्य स्रोत बन गया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी है। इसके बीजों के साथ एक भारी खतरा जुड़ा है। अरंडी के बीजों में रिसिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। रिसिन? जी, रिसिन, जो दुनिया के सबसे घातक प्राकृतिक विषों में से एक है। मतलब इसकी एक बहुत ही मामूली सी मात्रा इंसान की जान लेने के लिए काफी है। एक मिनट रुकिए जरा। क्या हुआ? यहाँ कुछ गड़बड़ है। मतलब अगर इसके बीच में रिसिन जैसा घातक जहर है जिससे मौत हो सकती है, तो हम इसका इस्तेमाल रेचक के रूप में इंसानों पर या कॉस्मेटिक्स में कैसे कर रहे हैं? जिस सवाल। मतलब ये तो खतरों के खिलाड़ी वाला पौधा हो गया। हाँ। इतिहास में ऐसा कौन इंसान होगा जिसने घातक जहर वाले बीज को देखा और सोचा चलो इसमें से तेल निकालकर इस्तेमाल करते हैं। हम इस जहर से बचते कैसे? ये सवाल अक्सर लोगों को हैरान करता है और इसका जवाब रसायन विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी नियम में छिपा है। अच्छा, कौन सा नियम? देखिए, जो विषैला रिसिन है ना, हाँ। वो मूल रूप से एक प्रोटीन है। ठीक है। और प्रोटीन पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल। जबकि अरंडी का जो हिस्सा हम उपयोग करना चाहते हैं वो उसका तेल या लिपिड है। और हम सब जानते हैं कि तेल और पानी कभी आपस में नहीं मिलते। बिल्कुल। जब कारखानों में अरंडी के बीजों से तेल निकाला जाता है तो उसे कोल्ड प्रेस तकनीक से धीरे धीरे दबाया जाता है। कोल्ड प्रेस। इससे शुद्ध तेल तो बाहर आ जाता है, लेकिन जो पानी और प्रोटीन वाला हिस्सा है जिसमें वो सारा घातक रिसीन जहर मौजूद होता है, वो पीछे बची हुई ठोस खली में ही फंसा रह जाता है। तेल में वो जहर आ ही नहीं पाता। ओह, तो मतलब हमने भौतिक रूप से जहर और तेल के रास्तों को ही अलग कर दिया। जी हाँ। लेकिन उस बची हुई खली का क्या होता है? क्या वो बायोहैजर्ड नहीं बन जाती? मतलब उसे फेंकना तो बहुत खतरनाक होगा। वो बायोहैजर्ड बनती अगर हमारे पास विज्ञान न होता। तो हम उसका क्या करते? उस बची हुई जहरीली खली को बेहद उच्च तापमान पर भाप से गर्म किया जाता है, हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है। गर्मी के कारण जो रिसिन प्रोटीन का आणविक ढांचा है वो टूट जाता है, मतलब डीनेचर हो जाता है। अच्छा, तो गर्मी से वो जहर बेअसर हो जाता है। एकदम सही, वो अपनी जहरीली शक्ति पूरी तरह खो देता है और उसके बाद वो खली खेतों में एक बेहतरीन उर्वरक या फर्टिलाइजर के रूप में इस्तेमाल कर ली जाती है। यार, ये सच में अकल्पनीय है। प्रकृति ने अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए उस पर मौत का ताला लगाया था और इंसान ने रसायन विज्ञान का इस्तेमाल करके उस ताले को ही बाईपास कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, स्लाइड में एक बिंदु इंडस्ट्रियल लुब्रिकेंट के बारे में भी है। इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे उद्योगों के लिए इतना महत्वपूर्ण बनाता है? अरंडी के तेल की रासायनिक संरचना इसे एक बहुत ही उच्च चिपचिपाहट या विस्कोसिटी प्रदान करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अत्यधिक तापमान में, चाहे बहुत ज्यादा गर्मी हो या जमा देने वाली ठंड, ये तेल अपनी चिपचिपाहट नहीं खोता। और जलता भी नहीं है? नहीं, ना ही जलता है। इसी कारण से विमानन के शुरुआती दौर में हवाई जहाज़ों के इंजनों में और रेसिंग कारों में इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के तौर पर किया जाता था। क्या बात है! तो ये एक जहरीला बीज है जो हमारे हवाई जहाज़ों को उड़ने में मदद करता है। बिल्कुल। चलिए, अब जहर के इस आक्रामक रक्षा तंत्र से आगे बढ़ते हैं और रक्षा की एक दूसरी रणनीति को देखते हैं। मतलब एक ऐसा पौधा जहां व्यवहार में अजीबोगरीब बदलाव दिखता है, स्टेल्थ या छिपना। स्टेल्थ मोड। हाँ, हमारा चौथा और अंतिम पौधा है मूंगफली, जिसका वैज्ञानिक नाम अराचिस हाइपोजिया है। यह मुख्य रूप से उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं, जैसे भारत, चीन और अमेरिका में। भारत में गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इसके उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। और वनस्पति विज्ञान में मूंगफली फैबेसी कुल का हिस्सा है। फैबेसी मतलब दालों वाला परिवार। हाँ, ये वही परिवार है जिसमें हमारी सभी दालें और फलियां आती हैं। इसके बीजों में 40 से 50% तेल होता है, जिसका उपयोग हम खाद्य तेल, पीनट बटर और सीधे भुनकर खाने में तो करते ही हैं। हाँ, सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली तो सबको पसंद है। बिल्कुल, लेकिन जो चीज मूंगफली को वनस्पति विज्ञानियों के लिए एक अजूबा बनाती है, वो है इसकी फल बनने की प्रक्रिया। अच्छा, जिसे जियोकार्पी कहा जाता है। जियोकार्पी। अगर मैं इन शब्दों को तोड़ूं तो जियो मतलब पृथ्वी और कार्पी मतलब फल,
तो क्या इसका मतलब जमीन के नीचे फल का विकास है? बिल्कुल सटीक पकड़ा आपने। लेकिन कैसे? इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है ना, वो बहुत ही सिनेमैटिक है। मूंगफली का पौधा एक बहुत ही सामान्य पौधे की तरह बड़ा होता है और इसके पीले रंग के फूल हवा में जमीन के ऊपर खिलते हैं। ठीक है, हवा में खिल रहे हैं। उन फूलों में सामान्य रूप से परागण या पॉलिनेशन होता है, लेकिन जैसे ही फूल का काम खत्म होता है और फल यानी फली बनने की बारी आती है, पौधे का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। क्या होता है? फूल के आधार से एक डंठल निकलता है जिसे पेग कहते हैं। ये पेग गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की तरफ मुड़ता है और तेजी से बढ़ते हुए सीधे मिट्टी के अंदर घुस जाता है। अरे, और जब वो पेग मिट्टी की गहराई में सुरक्षित रूप से पहुंच जाता है, केवल तभी उसके सिरे पर मूंगफली की फली का विकास शुरू होता है। जमीन के नीचे फल, ये तो ऐसा है जैसे पौधा अपने सबसे कीमती खजाने को दुनिया की नजरों से छिपाकर तिजोरी में रख रहा हो। बिल्कुल वैसा ही है। मतलब फूल हवा में खिल रहे हैं लेकिन फल मिट्टी के अंदर। एवोल्यूशन या विकासवाद का ये क्या तरीका है? जब सेब, आम या सरसों अपने फल हवा में विकसित कर सकते हैं, तो मूंगफली को अपने फल जमीन में दफनाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सब इसके मूल स्थान की चुनौतियों से जुड़ा है। मूंगफली का जो एवोल्यूशन हुआ था ना, वो दक्षिण अमेरिका के अत्यधिक शुष्क और गर्म इलाकों में हुआ था। अच्छा, बहुत गर्मी वाली जगह पर। हाँ, अब सोचिए, अगर फल हवा में बाहरी विकसित होता तो चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण उसके सूखने का बहुत बड़ा खतरा था। नमी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इसके अलावा बाहर लटकते हुए इतने पौष्टिक बीजों को तो कोई भी शाकाहारी जानवर आसानी से खा जाता। हाँ, वो तो खुला आमंत्रण होता। इसीलिए अपने विकसित हो रहे बीजों को मिट्टी के अंदर धकेलकर पौधा एक तीर से कई शिकार करता है। मिट्टी बीजों को अत्यधिक गर्मी से बचाती है, छिपने के कारण वो भूखे जानवरों की नजर से बच जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, मिट्टी की नमी बीजों के विकास के लिए एक बहुत ही स्थिर और अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। ये एक्सट्रीम रिस्क मैनेजमेंट है। ये वाकई में प्रकृति का एक मास्टर स्ट्रोक है। मतलब हवा में फूल खिलाओ लेकिन फल को मिट्टी के अंदर सुरक्षित कर लो। बिल्कुल। तो आज हमने जिन 4 पौधों पर चर्चा की है, उनके काम करने के तरीके अलग-अलग हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही है, अपनी ऊर्जा को बचाना। अगर हम इन सभी जानकारियों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करें, तो हर पौधा अपने कुल के हिसाब से एक अलग ही रणनीति अपनाता है। सही कहा। और यही वो क्विक रिवीजन मैट्रिक्स है जिसे समझने से विद्यार्थियों को कभी भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं ताकि चीजें पक्की हो जाएं। बिल्कुल, पूछिए। किस पौधे में जियोकार्पी पाई जाती है? मूंगफली, जो फैबेसी कुल से है, और ये भौतिक बचाव या स्टेल्थ पर निर्भर करती है। एकदम सही। किस पौधे में विषैला रिसिन होता है? अरंडी यानी यूफोर्बिएसी कुल, ये न्यूक्लियर विकल्प अपनाता है, मतलब जहर का इस्तेमाल करता है। नारियल का तेल किस भाग से मिलता है? भ्रूणपोष या खोबरा से। ये एरिकेसी कुल है जो समुद्र पार करने के लिए एस्केप पॉड बनाता है। और अचार में मुख्य रूप से कौन सा तेल होता है? सरसों। ब्रेसिसेसी कुल, जो केमिकल डिफेंस या रासायनिक युद्ध का विशेषज्ञ है। क्या बात है। मतलब जब हम इस नजरिए से देखते हैं ना, तो ये सिर्फ 4 पौधों के नाम याद रखना नहीं रह जाता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये धरती पर सर्वाइवल की 4 अलग-अलग कहानियों को समझना बन जाता है। और मैं चाहता हूं कि इस विस्तृत चर्चा के अंत में इसी बिंदु पर गंभीरता से विचार किया जाए। कौन सा बिंदु? देखिए, जब हम किताबों में इकोनॉमिक बॉटनी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ये सिर्फ खेतीबाड़ी और बीजों से तेल निकालने के तरीकों के बारे में है। हाँ, एक नीरस सी प्रक्रिया लगती है। लेकिन असल में ये प्रकृति की अरबों सालों की रिसर्च एंड डेवलपमेंट को समझने की प्रक्रिया है। जरा इन पौधों की विविधता पर गौर करें। एक अपने फल को जमीन के नीचे छिपाता है, एक घातक जहर पैदा करता है, एक अपने भ्रूणपोष में 70% तेल भर लेता है, और एक तीखे रसायनों का उपयोग करता है। ये पौधे शांत खड़े रहने वाले बेजान जीव नहीं हैं। ये मास्टर केमिस्ट और इंजीनियर हैं। आर्थिक वनस्पति विज्ञान सिर्फ खेती नहीं है, यह प्रकृति की इस इंजीनियरिंग को समझने और उसे मानव उपयोग के लिए ढालने की कला है। ये सोच वाकई नजरिया बदल देने वाली है। मतलब अगली बार जब भी कोई अपने रसोई में सरसों के तेल से तड़का लगाएगा या साबुन का झाग देखेगा, तो उसे उसके पीछे छिपे इस अरबों साल लंबे विज्ञान की याद जरूर आएगी। आने भी चाहिए। बिल्कुल। एक साधारण से दिखने वाले बीज के भीतर पूरी दुनिया का इतिहास और विज्ञान छिपा है। तो विद्यार्थियों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।